Hello everyone, welcome to EduNook. So today we are covering a very important chapter of class 9th biology, that is the fundamental unit of life. और हम इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक करेंगे, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स. नाउ ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? दीज सेल ऑर्गेनल्स आर नथिंग बट स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. तो इसमें हमें एक ये चीज ध्यान रखनी होती है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड. अब मैं क्यों इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड बोल रही हूँ? क्योंकि ये एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड फीचर है किसका? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का. आई होप आप पढ़ चुके होंगे कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक जो बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल साइज, एंड वन इज यूकैरियोटिक जो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं इन साइज में, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, उनके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंड दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. अब क्योंकि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें डिफरेंट मल्टीपल एक्टिविटीज करनी होती है, so that one activity does not interfere with the other. That is why each and every activity is carried out separately by these membrane bound organelles. So let us see, there are many cell organelles जो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे होते हैं. ये बिल्कुल डिविजन ऑफ लेबर है. तो ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन बना रहा है, लिपिड बना रहा है. फिर ऐसे ही गोल्जी अपैरेटस है जो उसको क्या कहते हैं, पैकेज कर रहा है. देन वी हैव वैक्यूल्स जो स्टोरेज हाउस होता है. प्लांट सेल्स में प्लास्टर्स होते हैं वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है वेयर एनर्जी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एटीपी बनता है जहाँ पे. सो लेट अस सी इन दिस वीडियो हाउ मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर देयर एंड व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जिसको हम ईआर भी बोलते हैं. कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे दे आर अबव वन अनदर. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स कॉल्ड वेसिकल्स. अगर आप यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये क्या है? ये छोटे छोटे जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स हैं. जैसे चार्ट पेपर्स नहीं होते कि हम एक के ऊपर एक चार्ट पेपर रख देते हैं, आपने स्टेशनरी शॉप पे देखा होगा, तो बिल्कुल इस तरीके से ये फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं अबव वन अनदर, जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ. तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा होता है RER, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक होता है हमारा SER, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं. नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट रफ? क्योंकि ये अपीयरेंस में ही रफ लगता है. और ये अपीयरेंस में क्यों रफ लगता है? क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं. जब आप इन शीट्स को इस तरीके से देखोगे तो इन शीट्स के ऊपर ही इस तरीके से छोटे छोटे ये वेसिकल्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं. एंड दीज राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं. इसलिए these ribosomes are also known as, is also known as द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो यहाँ राइबोसोम में बनते हैं. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, राइबोसोम मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस. दैट मीन्स RER का भी फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस. अब क्योंकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे 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 राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक रफ सा टेक्सचर हमें दिखता है. इसलिए हमने उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है. और ये प्रोटीन्स जब बन जाते हैं, दीज प्रोटीन्स आर सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. प्रोटीन जो भी सारी चीजें होती हैं, कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो ये प्रोटीन्स जब ये RER बना लेता है तो सेल के अलग अलग पार्ट्स तक डिलीवर कर देता है एज पर दी रिक्वायरमेंट. अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता तो इसका सरफेस हमें माइक्रोस्कोप में बहुत स्मूथ दिखता है, बहुत फाइन दिखता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पहला डिफरेंस हो गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है. दैट मीन्स स्मूथ ER एटलीस्ट हमारा प्रोटीन नहीं बना रहा. तो स्मूथ ER क्या बनाता है? स्मूथ ER बनाता है फैट्स एंड लिपिड्स. तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है जो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है. RER बना रहा है हमारा प्रोटीन्स और स्मूथ ER बना रहा है फैट्स एंड लिपिड्स. ये आप ऐसे याद रख सकते हो, जो फैट होता है, जो लिपिड होता है, ऑयल जैसे टेक्सचर का होता है और बहुत स्मूथ होता है. इसलिए हम इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि स्मूथ ER क्या बना रहा है? फैट एंड लिपिड्स बना रहा है.
ऑल्सो टुगेदर ये जो प्रोटीन्स एंड ये बनते हैं हमारे लिपिड्स बनते हैं, ये हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। अगर आपको याद हो, जो हमारा सेल होता है, इसके आउटर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब क्योंकि ये प्रोटीन एंड लिपिड से ही बनी है सेल मेम्ब्रेन, तो जब इसको सेल मेम्ब्रेन जब बन रही होती है, उसको जब प्रोटीन और लिपिड मिलेगा तभी बनेगी वो, राइट। और प्रोटीन कौन दे रहा है? आरईआर। लिपिड कौन दे रहा है? एससीआर। So together ER is helping in membrane biogenesis. Genesis means formation. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बहुत अच्छा 2 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंड विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर इज वन मोर फंक्शन, अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ये मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुकी हूँ। ये जो भी प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, इनका क्या काम होता है? ये कुछ ना कुछ एंजाइम की तरह काम करते हैं या फिर हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो इन जनरल अब अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ईआर, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट कि प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन हो गया, फैट्स एंड लिपिड्स बनते हैं, ये फंक्शन हो गया। उसके अलावा हम और जनरल फंक्शंस क्या लिख सकते हैं? इट एक्ट as a channel for transport of proteins between cytoplasm and nucleus and within nucleus। अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूं तो इस तरीके से हमारा सेल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अगर आप देखें तो ये एक चैनल का काम करता है। कैसे? न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी चीजों का लेन देन हो रहा है, उसके ट्रांसपोर्ट में ये वो ईआर के थ्रू होकर गुजरता है। ईआर एक्ट एज अ कॉरिडोर बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल। Then it is a framework which provides surface for various biochemical activities। ये biochemical activities क्या हो गई? यही सब तो हो गई biochemical activities की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे सेल में फैला हुआ है नेटवर्क, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे बायोकेमिकल एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, वंस अगेन जो बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्या? एसईआर। प्लीज फोकस। एसईआर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग poisons in liver cells, there has been a spelling mistake here, in liver cells of some vertebrates। so कुछ vertebrates के liver cell को detox करने में, poison को remove करने में SER help करता है, smooth endoplasmic reticulum help करता है in removing toxins from the liver cells of some vertebrates। Now let us come to our next cell organelle, that is Golgi apparatus। ये this was founded by Camillo Golgi, इसलिए हमने इसका नाम Golgi रखा है। ये भी is a system of membrane bound vesicles। ये भी membrane bound vesicles है, इसी तरीके से parallelly arranged हैं। and these are called cisterns। इनको हम cisterns बोलते हैं। जैसा आप ER के केस में उनको vesicles बोल रहे थे, यहाँ पे इन्हीं parallel membrane bound vesicles को हम cistern बोल देते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, दे हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ये कॉन्टिन्यूअस में होते हैं कि अगर आप इस तरीके से देखें, दिस इज अ सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है ईआर और यहाँ पे हमारा नीचे प्रेजेंट होता है गोल्जी, राइट। सो इस तरीके से देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड गोल्जी एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ईआर और गोल्जी जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि दिस इज न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ से कनेक्टेड है, स्मूथ स्मूथ से कनेक्टेड है गोल्जी। तो इस सब ने आपस में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रखा है, जिस नेटवर्क का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। तो ईआर प्लस गोल्जी, ईआर प्लस गोल्जी अलॉन्ग विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ मिलकर ये दोनों हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर नेटवर्क बना लेते हैं सेल के अंदर, जिसको हम एंडो मींस इनसाइड, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं, जहां पे मेजर बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस।
और थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या करता है। जो भी मटेरियल, जो भी प्रोटीन, फैट, लिपिड्स हमारे ईआर के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं, दैट इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी एपरेटस। बेसिकली गोल्जी एपरेटस ना आपका पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है। आप गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कह सकते हो। तो जो भी चीजें हमारी ईआर के अंदर बनी है, वॉट एवर मटीरियल, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, दैट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड ईआर, उसको पैकेज करके डिस्पैच करने का काम जो है वो गोल्जी एपरेटस। आप बिल्कुल इसको फैक्ट्री की तरह इमेजिन करो कि एक होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, मैन्युफैक्चर हुआ तो ईआर ने मैन्युफैक्चरिंग करी, उसने प्रोटीन लिपिड बनाया, लेकिन उसको पैक करके, प्रोटेक्ट करके ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स में पैक कर देते हैं। उसको पैक करके आगे सेल के दूसरे पार्ट्स तक भेजना, सेल के बाहर भेजना या अंदर भी भेजना, ये सारा काम होता है गोल्जी अपैरेटस का। सो अगर हमें इन जनरल फंक्शंस लिखने हो, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्टोर भी कर रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा कवर ववर करता है, और पैकेजिंग भी करता है। अगेन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स शुगर्स may be made from simple sugars in Golgi apparatus। तो जो सिंपल शुगर्स होती है लाइक ग्लूकोज एंड ऑल, उनको उनसे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी गोल्जी apparatus करता है। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी हमारा एक सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सुसाइडल बैग भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बट अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि एक ये ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आप समझ रहे हो, या उसमें इन्वॉल्व है। सो गोल्जी apparatus इज वन सच सेल ऑर्गेनल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स ऑल्सो। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम कौन सा सेल ऑर्गेनल बनाता है, गोल्जी apparatus। अब हम आते हैं लाइसोसोम पे। सो लाइसोसोम हमारा थोड़ा खतरनाक सा सेल ऑर्गेनल होता है। इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि ये सुसाइड भी कर लेता है। तो सबसे पहली बात तो ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि कि इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सो बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट गोज इनटू द सेल, जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। सॉरी, जो भी चीजें हमें डिस्ट्रॉय करनी है, वो सारी चीजें जो हैं वो लाइसोसोम में आ जाती हैं। हाउ डज अ लाइसोसोम वर्क? तो लाइसोसोम काम कैसे करता है? लाइसोसोम्स आर बेसिकली क्लीनर्स ऑफ द सेल, राइट। तो जितना भी आता है वो उसको जितनी भी ऐसे वेस्ट वॉर्न आउट चीजें आती हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो डाइजेस्टिव, मैं लिख देती हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर देयर इनसाइड लाइसोसोम्स, जो बिल्कुल एसिड्स का काम करते हैं। जो भी चीज उसमें एंटर होती है उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल है, वॉर्न आउट मतलब घिसा हुआ, जो काम करके खराब हो चुका है, तो वो सारी चीजें लाइसोसोम में आती है। कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया या कोई और फॉरेन मटेरियल एंटर हो गया सेल में, तो उसको बिल्कुल इस तरीके से लाइसोसोम एनगल्फ कर लेता है और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको बिल्कुल किल कर देता है या ब्रेकअप कर देता है इनटू स्मॉल पीसेस। तो जो भी चीजें उस सेल के अंदर एंटर कर रही हैं, चाहे वो फूड हो, बैक्टीरिया हो, या कोई ओल्ड ऑर्गेनल हो, दैट दैट गेट्स ब्रोकन अप इनटू स्मॉल pieces and is completely solubilized. So this is the working of lysosome. Then why are we calling it as suicidal back? Because suicidal मतलब जिस एक्टिविटी में खुद भी वो चीज खत्म हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि जब पूरा की पूरा सेल डैमेज हो जाता है या सेल की पूरी फंक्शनिंग कुछ हैम्पर हो जाती है या सेल कंप्लीटली खराब हो गया है, इट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, देन लाइसोसोम बर्स्ट। और जब लाइसोसोम बर्स्ट होता है तो उसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में फैल जाते हैं एंड द कंप्लीट सेल गेट्स डिस्ट्रॉयड। So that is why they are known as suicidal bags of a cell. So they are very important. एक सेल जब खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फंक्शन नहीं कर सकता, तो उस पूरे सेल को खत्म करने का जिम्मा लाइसोसोम का ही होता है। इट बर्स्ट, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर scattered inside the cell and the whole cell is destroyed or is digested by that lysosome। and in this situation, इस situation में फिर हम लाइसोसोम को suicidal bags of a cell बोलते हैं। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ना माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सबसे पहली बात तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये याद रखना कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक ऐसे दिखता है, ये सॉसेज शेप टाइप होता है।
inner membrane has folds that is known as cristae, right? And then it has its own DNA material. Okay, I guess ये थोड़ा इरेज हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ. राइट, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द सेल. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है. ठीक है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल. तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसका जो खर्चा होता है वो एक्चुअली एटीपी के टर्म्स में होता है. So mitochondria is actually responsible for releasing energy. तो जो भी एनर्जी हमें वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटीज है, कोई टाइप ऑफ मूवमेंट है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, कुछ भी है, रिप्रोडक्शन है, डिवीजन है, तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. किस फॉर्म में वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है. एटीपी इज अ केमिकल मॉलिक्यूल दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट? और ये कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस हिस्से में बनती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, आप देख सकते हो. ये इनर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. ये फोल्ड्स क्या करते हैं? इन फोल्ड्स के दो फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन तो हो गया, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं. सेकेंड फंक्शन इज एटीपी फॉर्मेशन. तो जो एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी फॉर्मेशन इज हैपनिंग ऑन दिस इनर मेम्ब्रेन. अगर आपसे पूछ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से पार्ट में एटीपी फॉर्म होता है, तो इट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो एक बहुत सिमिलैरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बीच में, वो ये है कि बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. अभी आपने पढ़ा कि एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, एक सेल के पास अपना डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर दी ओनली सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम है. इसलिए ये खुद डिवाइड कर सकते हैं. इसलिए एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हो सकते हैं और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, राइट? सो इस दैट इज व्हाई दीज सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स, बिकॉज दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट, या फिर आप इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स. एक और खास बात होती है दोनों की, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. दोनों जो है, क्योंकि भाई इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है इन्हें. सो बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में. नेम टू सेल ऑर्गेनल्स विच आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, right? Mitochondria and chloroplast. Name two cell organelles which are double membrane bound. So answer is mitochondria and chloroplast. Now coming to next cell organelle, plastids. P for plastids and P for plants. These are exclusively found only in plant cell. Plastids सिर्फ और सिर्फ plant cells में मिलता है. Large cell organelles हैं and their function is to store and synthesize organic substances. Organic substances means basically food, or also we can say starch in case of plants. So जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा था. क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड ओनली. ध्यान रखना, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम. कौन से प्लास्टिड में कौन सी पिगमेंट है, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं. वन इज क्लोरोप्लास्ट, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, विच हैज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इनसाइड इट. क्लोरोफिल का फंक्शन सबको पता है. इट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू विच ग्लूकोज इज प्रोड्यूस. तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है एंड फूड इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट का मतलब ही होता है कलर. इसको हम कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोलते हैं. इसके अंदर कुछ कलर्ड पिगमेंट्स होती हैं लाइक कैरोटिनॉइड्स, रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स. दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो क्रोमोप्लास्ट आपको ज्यादातर प्लांट के कलर्ड पार्ट में मिलेगा, जो कि फ्रूट होता है या फ्लावर होता है. लास्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट को हम
कलरलेस प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, इसको हम कलरलेस प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। इनमें कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होती, एंड दे आर यूज टू स्टोर स्टार्च, स्टार्च भी स्टोर कर सकते हैं, थोड़े बहुत ऑयल्स भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट आर बेसिकली ग्रीन प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स जो कलर देते हैं फ्रूट फ्लावर को, एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड जिनमें कोई पिगमेंट नहीं है, कोई कलर नहीं है, देयर मेजर फंक्शन इज ऑफ स्टोरेज। तो अगर आप ये देखें तो दिस इज इनसाइड ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट टू बी पर्टिकुलर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बेसिकली हम ग्राना कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉइन, सिक्के रखे हो एक के ऊपर एक। तो एक्चुअली ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ग्राना कहते हैं, यहाँ पे हमारा मेजरली फोटोसिंथेसिस जो है वो टेक प्लेस करता है। सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हियर इन ग्रानम। इतना पूछा नहीं जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल, एनसीईआरटी में भी लिखी है ये बात की, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन के लेयर्स होते हैं जिन्हें ग्राना कहते हैं, और इसका जो ये अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर ये ग्राना प्रेजेंट होता है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अगेन आई एम फोकसिंग कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो आप याद रखना कि plastids and mitochondria, they have their own DNA and ribosomes, right? Very, very important fact. Then next cell organelle is vacuoles. Vacuoles are also known as the storehouse of the cell. Storage house भी बोलते हैं हम vacuoles को। ये एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करने का काम करते हैं ना, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। एंड दे आर मोर इन प्लांट सेल्स। एक्चुअली ये हमने ऑपोजिट लिख दिया है, सॉरी, आई वुड करेक्ट इट। They are large. They are large in plant cells, and whereas they are small in animal cell. वो मैंने उल्टा लिख दिया है शायद जल्दी जल्दी में, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। या आप लॉजिकली भी कह सकते हैं कि प्लांट में फूड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जहाँ फूड मैन्युफैक्चर होता है वहां पे एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है हमें। प्लांट्स में वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है, तो इसलिए प्लांट्स के अंदर बहुत लार्ज वैक्यूल होता है, जिसको हम एक्चुअली सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। प्लांट्स के अंदर जो लार्ज वैक्यूल होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ये ऑलमोस्ट प्लांट का 50 to 90% सेल वॉल्यूम ले लेता है, एंड इसी वजह से यही रीजन है कि प्लांट्स में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे होता है, ये उसको धक्का दे देता है थोड़ा सा। तो जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो हमेशा पेरिफेरी पे चला जाता है। पेरिफेरी मतलब कोने पे चला जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल वैक्यूल हमारा 50% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स दे आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप इज नथिंग बट सेल लिक्विड, फूला हुआ होता है बिल्कुल वैक्यूल, जिस वजह से वो प्लांट सेल को एक टर्जिडिटी, एक एक सपोर्ट देता है, कि जैसे एक बलून नहीं होता कि आप उसमें हवा भरे रहते हो तो टाइट रहती है उसकी मेम्ब्रेन, टर्जिड रहता है, रिजिड रहता है, हार्ड रहता है। तो ऐसे ही प्लांट सेल को ये जो वैक्यूल्स हैं ये भरे रहते हैं लिक्विड से, विच प्रोवाइड्स प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड rigidity, right? And also apart from food, apart from starch, plant cells can store amino acids also. They can store sugar तो बनाते ही है plant. They can store organic acids and other things also. बहुत सारा waste भी store कर लेता है vacuole, बहुत सारी चीजें store करके रखता है vacuoles. तो दैट वाज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। हमने सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स कवर कर लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा गोल्जी एपरेटस जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है। आफ्टर दैट वी स्टडीड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन वी हैव लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो भी वेस्ट होता है सेल का उसको ब्रेक ऑफ करने में हेल्प करता है, सुसाइडल बैग्स का भी काम करते हैं। देन वी हैव प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। कलर्ड है तो कलर दे रहे हैं, ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। एंड देन वी हैव वैक्यूल्स विच आर ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस, जो एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करने का काम कर रहे हैं। सो आई होप दिस टॉपिक वॉज हेल्पफुल एंड क्लियर फॉर योर एग्जाम्स।